सभी को नमस्कार। तो आज हम रायपुर में दिनेश भाई राठौर के घर आए हुए हैं। आदरणीय दिनेश भाई की यात्रा बहुत लंबी है जीवन विद्या के साथ में, और इनको जीवन विद्या का उस समय परिचय मिला जब ज़्यादातर लोग तो रिटायर हो जाते हैं, परंतु जिस उत्साह के साथ उन्होंने इस यात्रा को शुरू किया वो एक प्रेरणा का स्रोत है। वो उस आयु में जो 60 के आसपास इनको जीवन विद्या का परिचय मिला, लेकिन एक युवा और एक बच्चे के उत्साह के साथ जीवन विद्या को समझने में लगे रहे हैं, मध्यस्थ दर्शन को समझने में लगे रहे हैं और उसके अनुसार बहुत कुछ जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम आदरणीय दिनेश भाई राठौर के घर उनसे उनकी यात्रा को सुनेंगे। तो दिनेश भैया नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार भैया। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका है ना जीवन विद्या से पहले कैसे यात्रा रही, किस में आपकी रुचि थी, कैसे आपका आध्यात्मिकता की ओर रुझान था, जिससे आपको जब जीवन विद्या मिली तो कैसा लगा, और मूल रूप से आपको किस समय आदरणीय नागराज जी से मिलना हुआ और उनके साथ आपने लगभग कितने समय बिताया, इसके बारे में हम आपसे पहले जानना चाहेंगे। तो आप बिल्कुल आराम से इसके बारे में हम सबको बताइए। ठीक है, थोड़ी सी मैं अपने पूर्व मानसिक जो भूमिका है उसको मैं थोड़ा सा बताने का इच्छा रखूंगा कि पहले से ही मेरे मन में प्रश्न तो थे, दो प्रश्न मूल रूप से थे कि मैं दुखी क्यों हूँ, मैं तनाव में क्यों हूँ। मैंने ठीक ठाक जिया है, समाज में भी अच्छा पद में रहकर, प्रमुख के पद में रहकर अच्छा काम किया है, और ऐसा कोई व्यवसाय, गलत व्यवसाय का हो, गलत ढंग से मेरी कोई आवक हो, ऐसा भी कोई काम मैंने नहीं किया है। किसी को विश्वासघात किया हो, झूठ बोलना या समाज को जो गलत मैसेज जाए, गलत इफेक्ट पड़े, ऐसा कोई व्यवसाय से ऐसी कोई आवक मैंने नहीं रखी कभी जी। यहाँ तक कि ब्याज कमाना या किराए की रकम को ले लो, वो भी मैंने उचित कभी नहीं समझा। अच्छा। तो इस प्रकार मेरा जीना हुआ है। हाँ, वकालत करते समय थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि यहाँ दलाली है और झूठ ही बोलना है, इसलिए वहाँ मैं ज़्यादा टिक नहीं सका। साल डेढ़ साल में ही मैं वहाँ से अलग हो गया, और उसके बाद कुछ परेशानी भले हुई, और तो फिर मैंने ये होटल का व्यवसाय किया जी। शुरुआत में तो उतना मन नहीं लगा, बाद में मुझे ऐसा लगा कि इसमें तृप्ति है, शुद्ध भाव से और शुद्ध वस्तु यदि खिलाई जाए जी तो अच्छा पब्लिक को अच्छा लगता है, तो हमको भी अच्छा लगने लगा। हाँ जी। हमारा नाम होने लगा, तो ये अच्छी बात इतनी ये भी हुई है जी। पर ये सब होने के बाद भी मन में एक बात तो हमेशा रही कि मैं दुखी क्यों हूँ, मैं तनाव में क्यों हूँ, आखिर कहाँ मैं चूक रहा हूँ। ये मेरे मन में बार बार चुभता था कि मैं कहाँ चूक गया। एक ये बात होती थी। दूसरा, आखिर सत्य क्या है जी, जीने का सत्य आखिर क्या है जी। ये जानने के लिए मैंने ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, परंतु मेरे प्रयास जो मैंने किए हैं, हाँ जी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताने की इच्छा रखूँगा जी। जैसे सत्य को जानने के लिए मैंने ब्रह्मा कुमारी का 5 दिन का शिविर किया, वहाँ पे मेरे प्रश्न को जवाब नहीं मिला। आर्ट ऑफ लिविंग का 5 दिन का शिविर किया, वहाँ भी जवाब नहीं मिला, वहाँ मन नहीं लगा। क्रिया योग, रेकी, आचार्य रजनीश और पतंजलि योग शिविर, अच्छा, ये सब मैंने किए हैं। इन सबको किए। तो आपके मूल प्रश्न क्या थे? यही कि मूल प्रश्न यही था कि मैं कहाँ चूक रहा हूँ, मतलब मन में ये बात थी कि सही क्या जीना है। ओके, ये कहीं पे आपको जवाब नहीं मिला? हाँ, ये इसका जवाब मेरे से कहीं नहीं मिल रहा था। एक तो शुरू से ही मेरे बचपन से ही ये भगवान के ऊपर में आस्था, ये पूजा पाठ करना, कर्म कांड करना, उस पर मेरे को विश्वास नहीं था, आस्था नहीं थी। जी। सभी लोगों को देखते हुए कभी कर लिए,
कभी दिखावे के लिए, कभी सब लोग कर रहे हैं इसलिए कर लिए, कभी मन में ऐसा लगता था हो सकता है यही सत्य हो तो थोड़ा बहुत कर लिए, पर मन कभी नहीं लगा। इस प्रकार की मेरी मानसिकता हमेशा रही है। जी। ऐसे समय में जब मेरे को कहीं से भी कोई प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो मैं थोड़ा सा निराश होकर अपने काम में लगा रहा। जैसा भी जितना अपने मन से होता था अपना सही अपने आप को करता चला जाता था। तो तलाश तो मेरे को जीवन भर रही है जी। परंतु अब संयोग कहो, भाग्य कहो, जो भी कहो, 58 वर्ष की उम्र में सबसे पहले सोम भैया के मार्फत जीवन विद्या के संपर्क में आया और उसके बाद जब जीवन विद्या थोड़ा पकड़ में आई जी, तब बाबा जी से मिलने की उत्सुकता जागी और बाबा जी को मैं मिलने के लिए सोम भैया के साथ में मैं अमरकंटक गया। कब की बात होगी ये लगभग? ये आपकी आयु तो 58 के आसपास की रही। 58 वर्ष की उम्र में, कौन सा रहा? हाँ 58 वर्ष की उम्र में तो मैं लगा। हाँ। और देखो शुरुआत में मैंने 2-3 शिविर किए जी। उस समय 6 महीने में पहला शिविर मैंने किया था जी। और मेरे को इतनी उत्कंठा थी शिविर करने की, शिविर समझना। तो सोम भैया को मैंने कहा मेरे को समझना, तो बोले तुम थोड़ा शिविर अटेंड करो, अरेंज करो, 2 घंटे में शाम को आकर बता दो। तो वो भी मैंने अटेंड किया, अरेंज किया। 10 दिन तक उनका शिविर मैंने किया जी। उसके बाद वो बोलते हैं कि ये तो ट्रेलर है। अरे मैंने कहा तो शिविर का असली शिविर का और क्या है, मेरे को वो समझना है। तो बोले वो आपको छुट्टी में होगा। उसके लिए 6 महीने तक मैंने इंतजार किया। तब रणसिंह भैया बिजनौर से आए यहाँ रायपुर और 5 दिन का उनका यहाँ कार्यक्रम कुछ भी था काम अपना, तो उनको रिक्वेस्ट किया गया शिविर लेने के लिए। तो वो शिविर मैंने अटेंड किया, पहला शिविर। और वो भी उन्होंने खुद भी बोला कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए उतना डिटेल में उतना विस्तार से मैं नहीं ले पाऊंगा, और जैसा भी समय को देखते हुए मैं मेन पॉइंट को कवर करूंगा जो भी हुआ। तो ये कौन से सन की बात है? ये लगभग 2-3 शिविर, हाँ ये सबसे वो 2000 की बात है। 2000 क्या? हाँ 2000 या 2001। ओके, बस उससे अधिक नहीं होगा। और उसके बाद में मेरा दूसरा शिविर छोटी संस्थान तब लगभग शुरू ही हुआ था। हाँ। और मेरी ऐसी जानकारी है उसमें आपका काफी योगदान भी रहा है बाकी साथियों के साथ में छोटी संस्थान के साथ। छोटी नहीं, वैसे पूरा वो हो गया था सेटअप। अच्छा। शुरुआत की जो मेहनत है उस समय मैं नहीं था। बिल्कुल शुरुआत की झाड़ियाँ सब थी। मैंने भी सुना। अच्छा। और मैं जब था तब 1 नंबर हॉल बन गया था, किचन पुराना बना हुआ था जी। उधर जहाँ पर रंजीत भाई रहते हैं वो बिल्डिंग भी बनी हुई थी। बाकी सब मेरे सामने बाद में बना है, पर इतना बेसिक बना हुआ था जी। तो उस समय लगभग 2001 या 2 में अधिवेशन हुआ। वहाँ पर वार्षिक अधिवेशन अछूटी में हुआ। तब मैंने 1-2 शिविर किया था, बहुत ज्यादा बात पकड़ में नहीं आई थी, परंतु पता नहीं क्यों राजन महाराज ने पूरी भोजन व्यवस्था मेरे को बोले दिनेश भाई आप संभालो। मैं नया जुड़ा हुआ था और मेरे को इस प्रकार भोजन व्यवस्था को संभालने का अनुभव मेरे को बिल्कुल नहीं था। रोज 300-400 लोगों का भोजन था और आखिरी में एक दिन भंडारा मैंने पूरे गांव वालों को खिलाना और कम से कम 5 से 7 हजार लोगों को खिलाना। मैंने ऐसा अनुभव मेरे को नहीं है, मामले से छोटी सी होटल चला रहा हूँ। नहीं बोले आप कर लोगे। और उनके विश्वास को देखकर मुझे ऐसा लगा कि उनको मेरे पर विश्वास है, मैं तो क्या तो मैंने ठीक है सर स्वीकार करे, मेरे को थोड़ा बहुत कमी होगी तो अनुभव होगा। बहुत तारीफ हुई इस समय और मैंने इतने सहज रूप से मैंने वो अधिवेशन में भोजन व्यवस्था को संभाली, कहीं मुझे तनाव नहीं लगा। सुबह 4:30 बजे उठ जाता था, रात को 10 बजे अपनी थाली में मैं खाता था। दिन भर खाली गाजर मूली ककड़ी खाकर पूरा व्यवस्था कर। और इधर जो
सम्मेलन वगैरह होता था, जी। दौड़ दौड़ को उसको भी थोड़ा अटेंड कर लेता था, फिर दौड़ कर इधर जरूरत पड़ती थी तो इधर करता था। इस प्रकार वो बहुत अच्छा उसकी व्यवस्था जो बाबा जी ने भी बहुत काम किया। शुरुआत में तो बाबा जी ने ये समझा कि महाराज होटल वाला है तो वो प्रोफेशनल होंगे, ऐसा ऐसा लिए होंगे। बाद में जब लोगों से तारीफ सुनी जी। तब बाबा जी को लगा नहीं ये तो प्रोफेशनल नहीं हो सकता। तब उन्होंने खास मुझे बुलाया और उस दिन से वो मेरे को महाराजा ही बोलते थे, आखिर तक मेरे को महाराजा ही बोलते थे, दिनेश भाई कभी नहीं बोले। महाराजा होटल के नाम की वजह से महाराजा ही बोलते थे, महाराजा का महाराजा नहीं। क्या वो आपका बाबा जी से पहली मुलाकात थी? उससे पहले मिल चुके थे? नहीं, उससे पहले एक बार अपना अनिल भाई के यहाँ बस ऐसी ही संत को आए हुए हैं, उससे प्रणाम किए, बस ऐसे कोई खास बातचीत वगैरह ऐसा कुछ नहीं, खाली दर्शन समझो, एक बार दर्शन खाली किए थे। तो दर्शन में तो कोई प्रभावशाली ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो जो भी है साफ साफ। हाँ, नहीं ठीक बात है। दर्शन को देखकर प्रभावित हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके रूप को देखते दर्शन में खाली रूप ही दिखेगा, बातचीत तो कुछ हुई नहीं ना, उनकी बात मैंने सुनी भी। आखिरी में जब बैठे थे वो जाने वाले थे तब मैं पहुंचा हूँ, इसलिए ऐसी कोई बात उस समय डिटेल में कुछ बात नहीं हुई थी। तो अधिवेशन के समय में मेरी पहली बार उनसे इतनी बात हुई और उन्होंने तारीफ किया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो ये बताइए और उनकी महिमा को मैंने देखा, तब मुझे ऐसा लगा कि ये बड़ी हस्ती है, इसके पीछे इतना बड़ा अधिवेशन हो रहा है, इनको सुनने के लिए, इनके दर्शन को जानने के लिए, इनको समझने के लिए इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। तो मुझे ऐसा मन में ऐसा हुआ कि ये व्यक्ति मामूली नहीं है और जरूर इनके पास में कुछ विशेष ज्ञान है, कुछ भी है। मेरे को तब तक बहुत ज्यादा जीवन विद्या के सूत्र और जीवन विद्या के संपर्क में ज्यादा नहीं आया था, खाली एक शिविर किया होगा अपना राइटिंग दिया था। फिर उसके बाद में जैसे जैसे दूसरा शिविर में करने के लिए गया मसूरी गणेश बागड़िया जी का, तब वहां पर बात मेरे को पकड़ में थोड़ी और आई। पहले शिविर में बात ये समझ में आई कि समझना ही जीना है, बाकी सब खाना पीना है। क्या बात। दूसरे शिविर में समझ में आई कि हम अब तक जो जी रहे हैं वो पशु चेतना में जी रहे हैं। और ये मुझे इतना बुरा लगा कि मैं क्या बताऊंगा, मैं अपने आप को इतना समझदार समझता हूँ और मैं पशु जैसे जी रहा हूँ। मैं थोड़ा सा समय लूंगा, आराम से घटना थोड़ा बताऊं। आराम से बताइए, आराम से। बहुत मेरे जीवन में ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। देखो इस शिविर में मैं बैठा हुआ था, बार बार गणेश भैया घूम घूम कर मेरे पास आते थे और पूछते थे मेरे को, पशु की तरह जीना चाहते हो कि मानव की तरह? मैंने कहा ये कोई प्रश्न है, मानव की तरह जीना चाहूंगा जी। फिर चले जाते थे, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर बोल बात करते, घूम के फिर आकर मुझे पूछते थे, पशु की तरह जीना चाहते हो या मानव की तरह? अरे मानव की तरह तो सब लोग, मेरा प्रश्न नहीं उठता, आपको एक बार तो जवाब दे दिया। तीसरी बार फिर मेरे पास में आए, फिर वही प्रश्न किया, तब मेरा माथा ठनका। मैंने कहा जरूर कुछ बात होगी, बार बार पूछ रहे। तब मुझे याद आया कि उन्होंने थोड़ी देर पहले पशु कैसा जीता है वो उन्होंने समझाया था। पशु 4 आयाम में जीते हैं, आहार निद्रा भय मिथुन। तब मेरी पकड़ में आया, मैंने सोचा गहराई से तो मैं भी तो इसी में जी रहा हूँ, इसलिए कि और क्या कर रहे हैं भाई। आहार पशु के लिए उनका जो भी आहार है वो पहचान, हमारा आहार थोड़ा सा और लंबा चौड़ा, कभी रोटी 10 प्रकार की 100 प्रकार की हम लोग खाते हैं, विस्तार भरे है पर तो लेते तो आहार ही है। आहार निद्रा भय मिथुन, ये मूल रूप से तो ये
इस 3 जगत यही चारों है पॉइंट है, आयाम है जीने के। तब मुझे ऐसा लगा कि इतनी बड़ी बात, मैं जीवन भर अपने आप को समझदार समझता रहा और मैं पशु की तरह जी रहा हूँ। तब मेरे को मन में लगा कि नहीं, इस दर्शन को दिल से समझना है और पूरा समझना, आर पार समझना है। मेरे मन में ये भाव उठा। उसके बाद में और मैं सीरियसली इसको समझने के लिए मैं आपको क्या बताऊं, 7 दिन तक तो मसूरी में रहा शिविर के। उसका अचानक रण सिंह भैया मेरे बोले चलो भले मेरे साथ बीजना। मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। मैंने कहा इनसे भी समझने को मिलेगा। उनके साथ में बीनो 10 दिन उनके साथ रहा। 10 दिन तक उनके साथ यही सब चर्चा। वहां से बाद में गया दिल्ली सोम भैया के घर। सोम भैया वहीं थे और 3-4 दिन बाद वो रायपुर आने वाले थे। तो 3-4 दिन उनके घर में रहा, वहां से उनके साथ में रायपुर आए। तो उनके साथ भी पूरी संगत सत्संग जो भी हुई बातें, तो दर्शन की बातें हुई। इस प्रकार धीरे 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 दर्शन की एक बातें पकड़ते चला गया और बाबा जी के प्रति श्रद्धा मेरी बहुत बढ़ती गई। फिर मेरा बाबा जी को मिलना भी मेरा बार बार होते रहा। कभी अंजलि भैया के साथ चले गए, कभी अनिल भाई राठौर के साथ चले गए, कभी दिनेश उपाध्याय के साथ चले गए। तो मेरा हमेशा बाबा जी के पास जाना आना होते रहा। और लगभग मैं समझता हूँ कि 8-10 साल तक बाबा जी को मैं मिलने के लिए अमरकंटक जाते रहता था। 14 जनवरी को उनके जन्मदिन में भी जाता था और भी जो भी कुछ प्रसंग हुए थे बाद में जब बाबा जी चले गए, उस समय भी सारे प्रसंगों में गया था मैं। तो इस प्रकार बाबा जी के साथ मेरा सानिध्य तो बहुत रहा जी। परंतु एक बात मुझे दूसरे लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैंने यही रहकर मुझे विद्या को समझना था। ये मेरे मन में क्यों भाव नहीं आया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। उसका कारण तो था कि अपने यहाँ व्यवसाय था और मैं फुल टाइम कभी विद्या के लिए समर्पण भाव से लगे रहना, वो स्थिति नहीं आई। उस स्थिति को लाने के लिए मैं होटल को बंद करना चाहता था जी। तो सोम भैया ने मुझे रोका, दिनेश भाई ये ठीक नहीं है, आपका बेटा भी है और जमा इतना वो है, कुछ आवक भी होना चाहिए। और मेरे धर्म पत्नी वो भी इससे सहमत नहीं कि मैं बंद कर दूं और समाज में भी बहुत गलत मैसेज जाता। इतनी चालू मेरी होटल, इतना नाम ऐसा कैसे बंद कर दिए, मेरे को बेवकूफ माना जाएगा। इस समाज में तो अलग मान्यता है जी। तो मैंने भी सोचा ठीक है बंद नहीं करता। तो पार्ट टाइम जैसा मैं जीवन विद्या को मैं लगा रहा। तो सोम भैया ने एक सुझाव मुझे दिया था कि दिनेश भाई ऊपर आपकी ऑफिस है, आप नीचे होटल को भी संभालो ऑफिस में, और ऑफिस में आप वीडियो और कैसेट वगैरह ये सब उस समय तक आ गया था। उनसे आप किताबें हैं, आप अध्ययन करते रहो। तो आप अपनी ऑफिस को अध्ययन स्थली बना लो। और मैंने एक्चुअली वही किया जी। भैया के कहने पर मैंने अपनी ऑफिस को अध्ययन स्थली बना दिया। और उस समय हर हफ्ते में एक बार सोम भैया के यहाँ गोष्ठी हुआ करती थी, और रेगुलर गोष्ठी में हमेशा मैं अटेंड करते रहता। सोम भैया के बाद में अंजलि भैया की गोष्ठी हुई, फिर शालू दीदी की हुई, जैन नीति जैन की हुई, सब जगह मैं जाता था। तो इस प्रकार जितना भी समय मैं दे सकता था मैंने अपना पूरा समय दिया। परंतु ये तो कमी मुझे महसूस हुई कि जो ओतप्रोत होकर जो अध्ययन करते हैं, समर्पण भाव से पूरा अपने आप को निछावर कर देना, वो मैं नहीं कर पाया। इसलिए विद्या को समझने में थोड़ी कमी रह गई।
और बार बार ऐसा लगता है, मन में भाव आते हैं, अब बाकी सब अगली शरीर यात्रा में पूरा करेंगे। अभी तो आप जिस तरह से लगे हुए हैं इस शरीर यात्रा में भी, हम देखते हैं आप मनन गोष्ठी में भी सबसे पहले है ना आने वाले और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले रहे हैं। तो दिनेश भैया, जैसे आपने कहा जब अधिवेशन सम्मेलन हुआ था वहाँ पे आपकी बाबा जी से मुलाकात हुई और उन्होंने आपकी तारीफ भी की आपकी भूमिका को लेकर। तो ये बताइए, और उसने आपने उसके बाद बताया कि आप अनिल भाई, सोम भाई और सबके साथ आते जाते रहे। तो कुछ बाबा जी से जब आप मिले, उनसे जुड़े हुए जो संस्मरण जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, आपको बहुत याद है, उनको हम हमारे साथ शेयर कीजिए कि इस दौरान जब भी आप बाबा जी से मिले तो क्या आपको अच्छा लगा? मेरे बहुत रोचक अनुभव है भाई जी, उनको मैं आप समझता हूँ कि जो आजकल नए लोग जो जुड़ रहे हैं जी उनके लिए भी प्रेरणा जी स्रोत होंगे। जो मेरे साथ घटना घटी है, एक बार की बात मुझे अच्छी तरह याद है। मैं और सोम भैया बाबा जी से मिलने के लिए भिलाई गए। हम मिश्रा जी के यहाँ बाबा जी रुका करते थे। जी तो बाबा जी पैर सामने रख कर अपना बैठते थे और हम लोग दोनों एक एक पैर अपना दबाते थे। जी तो पैर दबाते दबाते बीच बीच में मिश्रा जी की बहू बार बार आती थी और इंडिया पाकिस्तान का मैच, फाइनल मैच चल रहा था उस दिन, वो स्कोर बताती थी और बाबा जी बोले अच्छा इतना हो गया, इतना हो गया। बहुत रुचि लेते थे। बार 2 बार 3 बार वो आई और बाबा जी रुचि लेते थे और मेरे मन में बार बार बाबा जी और ये क्रिकेट, मैं कहता मेरे मन में क्रिकेट के प्रति कभी कोई आकर्षण नहीं रहा। मैं तो यही सोचता था कि सबसे फालतू गेम है क्रिकेट। 5-5 दिन तक खेल रहे, सुबह से लेकर शाम तक। हाँ, एक जन खेल रहा है, एक जन बॉलिंग कर रहा है, बाकी सब इंतजार कर रहे कब मेरे पास बॉल आए। और कुछ गेम है और अब इतने स्कोर हो गया, उतने वो स्कोर हो गए और सब लोग ट्रांजिस्टर में सुन रहे हैं। उस समय तक वीडियो टीवी वगैरह नहीं था, खाली ट्रांजिस्टर था। तो उस समय की बात है। तो मेरे मन में बार बार प्रश्न उठे। सोम भैया को तरफ मैंने देखा तो सोम भैया समझ गए। सोम भैया मेरे बोले पूछो पूछो। तो मैंने पूछ लिया, बाबा जी आप क्रिकेट में आपको इतना इंटरेस्ट? अरे बोले मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो भाई मैं नहीं है, इतना इंटरेस्ट क्यों लेंगे? मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं, मुझे उस महिला में इंटरेस्ट है जो मुझे बार बार स्कोर बताती है। उसकी रुचि में मैं रुचि लूंगा तो उससे मेरी मैत्री होगी और जब मैत्री होगी तो तब मैं उसको कुछ अपनी बात समझा पाऊंगा। वाह, तो ये बात है। तब मुझे समझ में आया किसी के साथ मैत्री करना है तो उसकी रुचि में रुचि लो, तब वो उसके दोस्ती बढ़ेगी और उसके बाद उसको समझाने का प्रयास करो। हमारे लिए इतना धैर्य नहीं होता था, इतनी भूमिका हम नहीं बनते थे। तो ये उसके बाद में जब बाबा जी से मैंने बोला तो बाबा जी ने इसको और विस्तार से मुझे समझाया। बोले देखो, मान्यता की दुकान सजी हुई है, किसी की मान्यता को ठेस मत पहुंचाओ। मैं उसको बोल दूंगा कि क्रिकेट जैसे फालतू गेम है, उससे तुम क्यों अपना टाइम बर्बाद करते हो, तो ये ठीक नहीं होगा। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, बोले किसी के रुचि में रुचि लो, उससे मैत्री हो जाए, उसके बाद उसको समझाओ, तुम्हारी बात तब वो सुनेगा। तो बाबा जी ने उस दिन मेरे को सूत्र है, वो कहीं भी पढ़ने में लिखने में कहीं भी नहीं आया, तो मेरे को आज भी याद है। दुकान सजी है, सजी रहे तभी समझाना बनता है, ये बात उन्हें कहा। दुकान माने मान्यता की दुकान, वो सजी हुई है, उसको ठेस मत पहुंचाओ, सजे रहने दो। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, शानदार बात है कि भाई मैत्री होने के साथ जो है ना वो बताने का काम कुछ हो पाता है। ये बात तो सही है, मैत्री नहीं होगी तो कैसे बताना। हाँ। अच्छा, बिना मैत्री के अपन झगड़ा और होगा। हाँ, मान्यता अलग हो जाएगी, उसकी मान्यता में हम विरोध करेंगे
तो वो जिंदगी भर जिस मान्यता को जी रहा है वो कैसे हमारी बात सुनेगा, कैसे मानेगा? और जब मैत्री हो गई तो वो दुकान को ढा देते थे। ऑटोमेटिक हो जाते। तो दुकान सजी है, सजी रहे तभी समझाना बनता है। जी जी ये बात मुझे है। और इसके बाद का रोचक मेरा अनुभव थोड़ा बताऊंगा मैं। बिल्कुल बताइए। मैंने अपनी पत्नी के साथ इसका उपयोग किया। दूसरे दिन मेरी पत्नी जैसे ही नहा धोकर पूजा में बैठी, मैं भी तैयार, पहले से तैयार, भूमिका बांध लिया था, तैयार हो गया था। मैं भी जाकर बारी में बैठ गया। कभी जिंदगी में कभी इस प्रकार मैं भी पूजा में बैठता नहीं था। तो पत्नी मुझे देख ली कि आज बोली कुछ नहीं, पर मन में यही था कि आज सूरज की जैसे निकला। तो उसके साथ मैंने दिया जलाया, अगरबत्ती जलाई, प्रणाम किया, जो कुछ भी किया। उस दिन से उसकी रुचि में मैं रुचि लेने लग गया। तो हमारे बीच में जो टकराव थे वो बहुत खत्म हो गए। बोले इसकी भी मान्यता है, मान्यता रहने दो, कभी मान्यता को ठेस न पहुंचे, इसका मैं ध्यान रखने लग गया। तो उसके साथ मेरे अच्छे संबंध बनने लग गए। जब अच्छे संबंध बनने लगे तब उसके भी मन में बात आई कि जीवन विद्या क्या है, ये मेरे पति जीवन विद्या के कारण इतने सुधर रहे हैं, कुछ बात होगी। तो उसको भी जिज्ञासा लगी, वो भी मेरे साथ में जीवन विद्या की गोष्ठी में जाने लगी। बहुत बढ़िया। और बाद में उसके मन में एक बात थी कि हमारा प्रधान का शादी हो जाए, उसके बाद मैं भी जीवन विद्या में लग जाऊंगी। ऐसी उसकी मानसिकता, मन था ऐसा, ऐसी वो बोला करती थी। तो इसके बाद से, ये एक सूत्र के बाद से मेरा पत्नी के साथ में इतना अच्छा तालमेल हो गया जो जीवन भर रहा। जी। ये क्या कम उपलब्धि है। पत्नी के साथ हमेशा हम जीवन भर चुटकुले सुनते हैं। 36 का आंकड़ा होता है, जिसके लिए हमारे मन में समर्पण की भावना होती है, उसके मन में समर्पित भावना हमारे लिए होती है, और वहां पर 36 का आंकड़ा बात पकड़ में नहीं आती थी। ये जीवन विद्या के कारण, इनके बाबा जी का एक सूत्र के कारण ये बात पकड़ में आई और अपने आप को मैंने सुधारा। क्या बात है। इस प्रकार तो एक एक सूत्र बहुत सुंदर। ऐसा लगा जैसे एक एक सूत्र एक एक जन्म मेरे कम कर रहे हैं। जैसे सुविधा से सुख नहीं, सुविधा कोई जीवन भर सुख माना, और सुविधा को इकट्ठा करना, सुविधा को बढ़ाना, उसके लिए पूरा जीवन लगा दिया। पूरा जीवन में था, तब तक 58 वर्ष से 2-3 साल और लग गए इसमें बात को पकड़ने में। जी जी जी। तो 60 साल लगा दिए, तो जीवन भर तक पूरा उसी में लगा दिया। और एक बात बोलो, जीवन विद्या इतनी बड़ी बात है, भले आप उसके संपर्क में भी आओ तो भी जीने में आने में 10 साल लग जाते हैं। जीवन विद्या के मूल तत्व को पकड़ने में शुरुआत में तो सब कॉन्फ्लिक्ट रहता है। मन में प्रश्न बार बार उठते रहते हैं। ये खाने में भी इतना ध्यान जाता है, खाली खाने का ही ध्यान देते हैं, खाली पहनने का देते हैं, खाली घूमने इधर घूमना, वो उसी में मन लगा रहता है। तो धीरे धीरे फिर धीरे धीरे पूरे विचारों में भी विपरीत लाभ जो बाद में समझ पकड़ में आए जी। इससे मन थोड़ा सा कम जाने लगा, और न्याय धर्म सत्य की ओर थोड़ा सा विचारों में भी वो बात बाद में आने लगी। और एक बात मेरे मन में परिवर्तन मैंने देखा। पहले मैं कल्पना करता था कि मेरी भी बड़ी होटल हो, मयूरा होटल जैसी आलिशान 5 स्टार होटल। जीवन विद्या जब थोड़ी बहुत पकड़ में आई, 8-10 शिविर मैंने कर लिए, तब तक मूल बात तो पकड़ में आ गई। जीने में भले उतना नहीं आया होगा, जीने में तो बहुत कम आता है, परंतु बात पकड़ में आई तो विचारों में ये परिवर्तन आया कि मेरी बड़ी होटल रहे, ऐसा विचार फिर अब नहीं आता है। कितनी भी बड़ी होटल हो या कितना भी बड़ा आलीशान महल हो, मकान हो, कभी मन में ऐसा नहीं लगता काशी मेरा होता, ऐसा मन में अब विचार नहीं आता। अब
वैसे ही लगता है कि खेती बाड़ी हो, थोड़ा बहुत औषधि के पौधे वगैरह हो, या तो खुद भी वैद्य हो या दूसरों को निःशुल्क हम सेवा करें, दूसरों को बताएं, बस ऐसा विचार मन में आता है। अगली शरीर यात्रा ऐसी ही रहे, ऐसी कामना है। अब तो अभी तो शेख चिल्ली के विचार है, अब अगली शरीर यात्रा पता नहीं कैसा होता है, कहाँ जन्म लेते हैं तो मालूम नहीं, परंतु अभी अगली जन्म अगली शरीर यात्रा के बारे में मैं हमेशा यही मेरे मन में विचार आते हैं, है ना। ये व्यवसाय, ये पैसा कमाने में बहुत ज्यादा झंझट है। पहले तो ऐसा लगता था कि पैसा कमाना ही एकमात्र काम है, इसी को हम काम मानते थे। और अब जो बात आ गई, अब तो समझना ही जीना है, बाकी सब खाना पीना है ना। जीना ही समझना है, समझना ही जीना है। जियोगे तो समझोगे, समझोगे तो जियोगे। तो दिनेश भैया, बहुत बढ़िया बात आपने वो प्रकरण बताया क्रिकेट और बाबा जी का क्या, हाँ। और जिससे आपका पति पत्नी का संबंध भी एकदम से, ऐसा और भी कोई संस्मरण और प्रेरणा मिली होगी ना। हाँ, मुझे हाँ। एक बार याद आता है, आप व्यस्तता वाली भी कोई बात शेयर करते थे हमारे गोष्ठी में। हाँ, एक बात और भी हुई। एक बार मैं और मेरी पत्नी साथ बाबा जी को मिलने के लिए गए, और बाबा जी का नियम था कि हर महीने 3 दिन के लिए, तो 3 दिन 5-6 दिन के लिए इधर आया करते थे अपना रायपुर। पहले भिलाई में रहते थे, फिर अछोटी में रहने लग गए, तो हर महीने रेगुलर आते थे और हम उनको मिलने के लिए जाया करते थे। तो पिछले 2 महीने तक हम नहीं गए। तो बाबा जी जैसे हम मिलने गए तो बाबा जी ने कहा, कैसे बहुत दिनों बाद आ रहे हो? तो मेरे मुंह से निकल गया, बाबा जी बहुत व्यस्तता थी। तो बाबा जी ने एक सूत्र बोल दिया, निर्णय लेने की अक्षमता बराबर व्यस्तता। अब मेरे को कुछ समझ में आया नहीं, और मैं उसको इतना मेरे मन में बात आई, ये जो बोल रहे हैं उसको मैं बार बार रिपीट कर लूं, ताकि इनका जो बोला हुआ है वो मैं भूल न जाऊं। और बाबा जी भी ज्यादा बात नहीं किए, कुछ और लोगों के साथ में चर्चा में व्यस्त थे, इसलिए उस समय मेरे साथ ज्यादा समय भी नहीं दे पाए, और हम थोड़ी देर वहीं दूर बैठकर फिर चले आए समझो। और मेरे मन में ये निर्णय लेने की अक्षमता बराबर व्यस्तता, ये मेरे मन में लगातार घूमते रहा। और मैं एक और बात मेरे मन में मैंने निर्णय लिया कि मैं सोम भैया से किसी से पूछूंगा नहीं, ये मेरे अपने आप इस प्रश्न का मैं जवाब मैं ढूंढूंगा। तो एक समय की बात है, उसके 2-4 महीने के बाद में बाबा जी का रायपुर में कुछ कार्यक्रम था किसी के घर में, और मुझे वहां जाना था, इच्छा मेरे बाबा जी से मिले वहां जाना। और उसी दिन उसी समय समाज में मीटिंग थी, और चूंकि मैं प्रेसिडेंट था तो मेरा जाना वहां जरूरी था। तब मुझे ऐसा लगा कि ये जो मैं प्रमुख बना हूं, ये निर्णय गलत है। अपने आप को उधर फंसा दिया हूं, तो इधर मैं नहीं लग पा रहा हूं। तो वो सूत्र जो मेरे दिमाग में था, वो तो वहां स्ट्राइक हुआ कि इसका ये मतलब है कि जब हम कहीं भी अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तो उससे मेरी जागृति सुनिश्चित होना चाहिए, तब उसमें इन्वॉल्व हो, नहीं तो किसी मतलब नहीं, बेकार टाइम वेस्ट करना। और ये समाज सेवा के बारे में मेरे को भी जो गलतफहमी थी, वो गणेश बागड़िया जी से मैंने थोड़ा सा समझा था कि ये जो भी सो कॉल्ड समाज सेवा हम आजकल बोलते हैं, उसमें खाली पद और धन का ही महत्व होता है, और कोई महत्व नहीं होता है। तो इस समय फिर मैंने भी ध्यान दिया अच्छे से, उनका यही बात यहाँ पर भी है। उसके बाद से मेरे मन में मैंने निर्णय लिया कि जितनी सामाजिक संस्थाओं से मंदिर में ट्रस्टी हूँ, उधर मेंबर हूँ, कई जगह मेंबर, सब जगह से मैंने त्याग पत्र दिया, प्रमुख पद से भी त्याग पत्र मैंने दिया, और पूरी रीत से मेरे को विद्या में ही अपने आप को लगाना है, ये मैंने निर्णय लिया। होटल को नहीं बंद कर सका,
जी। बस बाकी सभी जगह जहाँ जहाँ मैं इन्वॉल्व था वो सबसे मैंने अपने आप को खींच लिया और ज्यादा से ज्यादा समय में विद्या को देने लगा। बहुत ये सुंदर। इस प्रकार की ये भी घटना मेरे साथ में घटी है। नहीं, ये बहुत बढ़िया है। मतलब आपका एक एक सूत्र को आप एक बढ़िया बात लग रही है कि उसको आप जीने में भी ला रहे हैं। तुरंत जो बाबा जी से सुनते हैं उसका एक प्रयोग कर डालते हैं संबंधों में। ऐसा तो आपने और भी कुछ लगातार। एक बात और याद आती है। जी। मैं और सोम भैया बाबा जी से मिलकर लौट रहे थे तो रास्ते में मैंने बोला, सोम भैया ये जो भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, ये भी तो मान्यता है। तो सोम भैया को स्ट्राइक हुआ। उन्होंने बोला मेरे को, देखो ये बात मैंने तुमको कभी नहीं बोली है, तुम्हारे मन से ये बात निकली है। मैंने कहा हाँ मान्यता ही तो है और क्या है, वो तो पत्थर है, हम इसको भगवान मान रहे हैं। वो करते हैं नहीं करते क्या करते हैं, हमारा बात कितनी सुनते उसका तो कोई प्रमाण नहीं है, तो मान्यता ही तो हुआ। तो बोले बिल्कुल ठीक है, अब तुम बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे। और एक बार मेरा जाना हुआ अमरकंटक, तो वहाँ बाबा जी से मैंने चर्चा भी कर ली। बाबा जी ने सीधा बोला कि पत्थर से कब तक अपना सिर फोड़ोगे, पत्थर से कब तक अपना सिर फोड़ोगे। मतलब ये कि जितनी पूजा पाठ और ये जितनी हम जो भी लगे हुए हैं, ये अपना सर फोड़ने के सिवा और कुछ नहीं है, कोई हासिल नहीं होना है। वहां से ये जो पूजा पाठ वगैरह थोड़ी बहुत भी जो भी आस्था थी लोगों को देखकर वो भी खत्म हो गई। एक बात और मैं मानूंगा, ये तो मेरे साथ चर्चा हुई, परंतु अम्मा जी के साथ में बाबा जी वो तो पूजा पाठ दिन भर लगे रहते थे, कभी उनको एहसास भी नहीं होने दिया कि इनको श्रद्धा नहीं है। उनको हमेशा प्रेरित भी करते रहते, अपनी पूजा कर लो, नियमित करो, और तो कभी उसके जिस मान्यता कभी उन्होंने ठेस भी नहीं पहुंचाया। हाँ, माता जी हमेशा बोला करती थी कि मेरे को जीवन में एक अफसोस हमेशा रहा कि मैं विद्या को नहीं समझ पाई, मैंने अपने आप को नहीं लगाया। मैं अम्मा जी या माता जी जो बाबा जी की धर्मपत्नी माता जी, हाँ बिल्कुल, हाँ माता जी हमेशा पूजा पाठ में ज्यादा लगे रहते थे। और बल्कि पूरी साधना जब बाबा जी करते तो वो अपने पूजा पाठ में लगे रहते थे, इनकी सेवा में कोई कमी किया। पूजा को सेवा में कभी आड़े नहीं आने दिए, पर अपने पूजा पाठ को जो अपना जो भी उनकी मान्यता रही होगी उसको अपने उन्होंने हमेशा निभाया। बाद में फिर जब लगा कि इतने लोग विद्या से प्रभावित होकर बाबा जी से मिलने आ रहे हैं और समर्पित भाव से इनको समझ रहे हैं और बाबा जी को कहाँ कहाँ बुलाते हैं, उनकी संस्थाएं खुल गई, तब इनको ऐसा लगा कि बड़ी बात है जो मैं चूक गई। अब बहुत बड़ी उम्र हो जाती है, उसके बाद फिर अपनी मान्यताओं को अलग रखना और एक नई मान्यता को अपनाना, जीने में लाना बहुत मुश्किल आता है। जी, इस आपके साथ लगता नहीं है कि शरीर की आयु का कोई फर्क पड़ता है समझने और उसको जीने में? ये तो मैं आपको अक्सर कहता रहा हूँ कि आपसे जो प्रेरणा सबको मिलती है। हाँ, एक बात तो मैं भी कहूँगा, याद आ रही है। मैं जब छुट्टी में शिविर के लिए बार बार बोलता था, शिविर कब हो रहा है, शिविर कब हो रहा है, मेरे को शिविर अटेंड करना है, शिविर अटेंड करना है, तो सभी लोग के मन में ये बात थी कि ये बड़ी उम्र वाले ये क्या समझेंगे। हमने अब तक कितने भी बुजुर्गों को समझाया, किसी को भी पल्ले नहीं पड़ा, किसी को भी समझा नहीं पाए। इसलिए वहां पर जितने लोग भी लगे हुए थे विद्या को समझाने में, सभी लोगों ने लकीर खींच दिया था कि बुजुर्ग पढ़ाई को क्या बोलते हैं, एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा बिल्कुल नहीं होना, लकीर मार दिए थे। अच्छा। और मेरा उसी समय मेरा वहां पर एंट्री हुई और मेरी उत्सुकता देखकर उनको लगा इसको इतना उत्सुकता,
एक शिविर 2 शिविर में लगातार एक करते ही रहा। तब फिर सोम भैया बोले, मेरे को बार बार बोलते थे, मुन्ना भाई लगे रहो। उस समय मुन्ना भाई पिक्चर आया हुआ था और बहुत फेमस। हम लोग सब लोग मुन्ना भाई पिक्चर देखने के लिए गए थे। राजा भैया ने टिकट कटाई और इंटरवेल में अपने महाराजा से समोसा भिजवाया और सब लोग खाए हैं। उस समय इतना हल्का हो गया था, मैं क्या बताऊं, नाच कर काम करता था मैं, इतना हल्का हो गया था, इतना उत्साह से भरा था मैं। और जो एडमिशन की बात मैंने की जी, उस समय तो मैं खाली थोड़ा बहुत संपर्क में खाली आया था। बिल्कुल। और मैं आपको क्या बोलूं, इधर किचन था अपना, पुराना किचन, हाँ। और थोड़ी दूरी में वो पेडाल बना हुआ था जहाँ पूरे गांव वालों को अपन भोजन कराता। इस बीच में पंथी नृत्य करने वाले गांव से आए हुए थे, जगदलपुर कहीं से भी आए हुए थे। वहां से मैं इधर आता था और पंथी नृत्य करते, उसके साथ मैं भी नाचता था और उधर जाता था। वहां से आता था फिर नाचता था, फिर उधर जाता था। बोलो इतना जब, और उस उम्र में 60 साल की उम्र रही होगी उस समय, और बिल्कुल उनके साथ में नाचता था मैं। इतना उत्साहित इसका मतलब आप 80 के ऊपर हुए हैं, मतलब 80 के ऊपर हो। अभी तो मैं 82 हूँ। आपका शरीर की जो आयु है 82 हो गई है। 81 पूरा हो गया, 82 चल रहा है और 82 3-4 महीने में भी पूरा हो जाएगा। तो नहीं, तो आपने तो, मैंने सुना है कि आपने अध्ययन भी छोटी में रहकर 6 महीने वालों के साथ अध्ययन किया नहीं भी। मेरा अध्ययन आप ही ने तो धक्का मारने वाले। ऐसा क्या? एक बार की बात है, शालू दीदी की गोष्ठी चल रही थी, बार बार आपसे मैं प्रश्न करता था। आपने बोले इतने सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ नहीं मिलेंगे, आपको अध्ययन शिविर में मिलेंगे, आप तैयार हो जाओ, अभी चालू हो रहा है, मैं आपको पहुंचा दूंगा। और एक्चुअली आप 2-3 दिन के बाद में आपका फोन आया, खुद लेने आए, खुद ले गए मेरे को, वहाँ एडमिट करा दिए और समानुमान सब सही। तो इससे तो प्रमाणित होता है ना कि शरीर की आयु मैटर नहीं रखती है। नहीं, इसीलिए ये बात तो मैं भी जीवन में उम्र नहीं, समझ ये बात मैं मानूंगा कि एक बात मैं दृढ़ होकर मैं सबको बोलूंगा कि समझने की कोई उम्र नहीं है। ये बाबा जी भी बोलते थे और उसको मैंने जिया है। तो बाबा जी की बात जैसे आप बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बताइए। अध्ययन शिविर में मेरे साथ 18 साल का लड़का ताम्रध्वज, वो भी शिविर कर रहा। मैं 75 साल की मेरी उम्र थी, 72 साल की उम्र में मेरा बाईपास सर्जरी हुआ था और 75 साल की उम्र में मैं शिविर कर रहा हूँ। वहाँ 6 महीना रहकर रोज का 80 पेज पढ़ना, क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया वो बताओ। तो इतना ऊर्जा होना, इतनी जिज्ञासा होना, इतना मन में उत्साह होना, वो सब मेरे में था। बहुत सुंदर। तो दिनेश भैया, बहुत अच्छा लग रहा है आप जो बाबा जी के प्रसंग बता के और जो आप उनको एकदम तुरंत जीने में भी ला रहे हैं। आपकी बाबा जी से कभी संवाद भी हुए जब आप बोलते रहे, तो किन मुद्दों पे आपकी बात रही? असल में मूल में क्या होता था, सोम भैया हमारे साथ में हमेशा कोई न कोई सीनियर होते थे। अच्छा अच्छा। तो सीनियर को हम देखते थे, इन लोग कभी प्रश्न नहीं करते थे। अच्छा। बाबा जी एक बात हमेशा देखा, बाबा जी के पास में जाओ तो बाबा जी बोलते हाँ कोई अच्छी बात करो। अरे अपने मन में सोचते अच्छी बात क्या हो सकती है, अपने को कुछ सोचता ही नहीं, तो बाबा जी खुद ही बोलते मैं ही बात करता हूँ और खुद ही शुरू हो जाते हैं। अपने का काम खाली सुनने का होता है। तो मैंने भी देखा, मान किया कि जितने सीनियर हैं बाबा जी के सामने कोई ज्यादा पूछना पाछना और ज्यादा अपनी बातों को रखना ऐसा नहीं करते थे। जब वे वहां जाकर चुपचाप बैठ जाते थे और बाबा जी से कोई भी मिलने आए, बाबा जी कुछ भी बात करे, अब हमसे बात करे, दूसरे से बात करे, वो सब समझना और उनसे सीखना समझना वही होता है, वो होता है, उसी में सब समझने में आता है। मैंने पूरी विद्या वो जी रहे हैं, तो उनको देखकर ही विद्या समझ में आती है। ऐसा कहो जी। उनका अम्बा जी के साथ में व्यवहार, दोनों बेटों के साथ में उनका व्यवहार, पत्नी के साथ उनका व्यवहार, हम लोग जाते थे हमारे यहाँ कितने प्रेम से हमको भोजन कराते थे, अपने बाजू में बिठाते थे, ये लो ये खाओ वो खाओ, कितने प्रेम से बोलते थे। ये तो
यानी इतना प्रेम और इतना सुख हमने अपने माँ के अलावा कहीं देखा नहीं, इतना उसने। तो क्या स्वादिष्ट भोजन बनता था। तो दिनेश जी, इससे तो मुझे ऐसा ध्यान जाता है कि जैसे बाबा जी के जब जीने को देखते हैं, जो आप बता रहे हैं, हम भी उनके साथ गए हैं, बाबा जी ज्यादातर न्याय की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो व्यवहार में न्याय उनके जीवन विद्या से है ना निकल के आता है। आप उनके साथ जीते हुए आपने जो अभी चर्चा कर रहे हैं, और किस तरह से न्याय को उनके साथ जीते हुए या उनका जो आपने परिवार में व्यवहार को देखा है, आपने किस तरह से देखा है? तो बाबा जी के जीवन में न्याय यदि पूछोगे तो उनका पूरा जीना ही न्यायपूर्ण है, ऐसा कह सकते हैं ऐसा। उनका हमारे साथ व्यवहार, इतने पेड़ से हमको भोजन कराना, हमारी सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, नाश्ता का ध्यान रखना, वो उनको ध्यान में रहता था। और हमारे रुचि के अनुसार नाश्ता बनाना, भोजन करना, हमारे सोने की सुविधा ठीक से है या नहीं है, ठंड के दिनों में जाते थे तो गर्म पानी की सुविधा है या नहीं है। तो बाजू में एक होटल थी, उनसे इनका अच्छे संबंध थे। और बाबा जी से जो भी उनके नाम से वहाँ ठहरते थे तो उनको बहुत कंसेशन भी मिलता था जी। और हम लोग को कभी पेमेंट करने नहीं दिया गया, हमको कोई पेमेंट भी नहीं करने दिया। और ना हमको मालूम है कि कितना वो करते थे। वो सब उनके बड़े बेटे दादाजी दादा बोलते थे, वो सब कर लिया करते थे। हम लोग जाकर वहाँ रहना और बाबा जी के घर जाकर भोजन करना, हमको कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी वहाँ पर नहीं थी। तो इस प्रकार हर एक संबंध में वो न्यायपूर्ण संबंध यदि देखा जाए तो उनसे हमने सीखा है। पत्नी के साथ कैसा न्यायपूर्ण व्यवहार करते थे, कितना आदर से बात करते थे, अम्बा जी से आदर से व्यवहार करते थे। हम लोग के साथ में कोई भी आगंतुक आता था, एक मेरे को याद है, एक स्टूडेंट था अशोक नाम का, थोड़ा सा मंद बुद्धि था, बार बार बाबा जी के पास आता था और उस प्रकार बात करता था। उसको भी बाबा जी इतना प्रेम से बात करते थे। एक समय की बात है, बाबा जी के घर में कोई बोनसाई पौधा लाया होगा, तो बाबा जी ने तुरंत कहा कि इसके विकास को क्यों रोकते हो। तो बाबा जी ने फिर समझाया थोड़ा सा, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, ये तो प्रकृति का नियम है। तो इसके विकास को रोकना ठीक नहीं। ये पशुओं को पाल कर रखना, तोते को पालना, कुत्ते को पालना, बिल्ली को पालना, ये सब इसके विरोधी थे बाबा जी। ये बाबा जी का न्याय जो है वो यहाँ तक वो न्याय की दृष्टि थी उनकी कि धरती के साथ कोई नुकसान न पहुंचे। धरती कोई भी काम करो तो धरती से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उसका मानव को शोषण नहीं होना चाहिए, किसी को बुरा न लगे, किसी की मान्यताओं को ठेस न पहुंचे। यहाँ तक उनके व्यवहार में हमने न्याय को देखा है। तो सही न्याय की परिभाषा तो बाबा जी के जीने से हमको बात पकड़ में आई है, वरना तो हम तो यही समझते थे कि 10 अमरूद लाए हैं, 5 बच्चों में सबको 2-2 बांट देना, इसी को न्याय बोलते हैं। पैसे का बंटवारा ईमानदारी से कर दिया जाए, ये न्याय हो गया। इससे ज्यादा न्याय की परिभाषा ही नहीं पकड़ में आती थी। पर न्याय माने जीने के हर एंगल में न्याय होना, ये बात जीवन विद्या में बात पकड़ में आई, बाबा जी के जीने में हमने देखा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे अभी आपने कहा है ना, पेड़ पौधों के भी बारे में, जीव अवस्था के भी बारे में, सबका वो ध्यान रखते थे सबके साथ।
बाबा जी इस बात पे बहुत जोर देते रहे कि समाधान समृद्धि पूर्वक जीना है, खुद भी वैसा जीते थे और औरों को भी प्रेरणा देते थे। आपने उनके साथ जाते हुए, उनको जीता देखते हुए किस तरह का प्रेरणा को पाया, किस तरह का आप इसको समझे? एक बहुत बड़ी बात आपने पूछ ली और मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। जी समृद्धि का तो अर्थ का अता पता नहीं था हमारे जीवन में। बाबा जी ने बताया कि समृद्धि श्रम से समृद्धि। अब ये श्रम का क्या संबंध था समृद्धि से, वो बात वो वहां पकड़ में आई उनके जीवन को देखते हुए। उन्होंने कई बार उन्होंने अपना पिछला जो भी अपना समय रहा, जब वो खेती बाड़ी करते थे, जवान थे, खेती बाड़ी करते थे और पहाड़ के उस तरफ उनकी खेती थी, वहां से पीठ पर धान का बोरा लेकर इधर आते थे। ऐसा 18 बार जाना और एक एक बोरा करके आना, ये मैक्सिमम उन्होंने इतना श्रम किया है। तो श्रम से समृद्धि, ये श्रम जुड़ा हुआ है समृद्धि के साथ में। ये बात बाबा जी के जीवन से पकड़ में आया। मैंने इतना श्रम, उनके पैर को जब दबाते थे तब भी हमको समझ में आता था कि पैर कितने कड़क हैं, उनकी नसें, उनका हाथ पैर, तो कितना श्रमशील उनका शरीर है। और जैसा उन्होंने बताया कितना श्रम है। और एक बार वो जो राजा महाराजा जो भी इसका लड़का वो भेजता था अनाज पानी सब उसको भेजते थे, उसको मना करना, नहीं भाई ये ठीक नहीं है, मैं अपना खुद ही उगा कर खाऊंगा। ये इतना बड़ा निर्णय लेना, मतलब कौन मुफ्त में कोई मिलता हो इतना कौन आदमी श्रम करने को छोड़े। हम तो आज की तारीख में तो हर आदमी श्रम से कैसे बचा जाए, श्रम कम से कम श्रम करना पड़े और अधिक से अधिक उनको रिटर्न मिले, इसी में लगे हुए हैं। और श्रम को हीन मानते हैं। कोई श्रम करने वाला होता है तो वो छोटा कहलाता है, समाज में ये मान्यता है। और यहाँ बाबा जी बोलते श्रम से समृद्धि, समृद्धि के भाव श्रम से ही आएंगे। और ये बाल मुकुंद जी अपने यहाँ थे न पहले, वो भी बार बार बोलते थे, बगीचे में थोड़ा बहुत वो उगाते थे, तो बोले बाबा जी बार बार बोलते हैं कि श्रम से समृद्धि, उसका अनुभव करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो जब तक आप खुद श्रम करके उत्पादन नहीं करोगे तब तक समृद्धि के भाव नहीं आते हैं। बहुत बढ़िया। और समृद्धि माने ये शब्द पहले तो सब कुछ जरूरत से ज्यादा उसको समृद्धि बोलते हैं। ये नहीं, ये परिभाषा नहीं है समृद्धि की। समृद्धि की परिभाषा बाबा जी खुद 2 लाइन में बोले कि साईं, ऐसा बोलते भी है, साईं इतना दीजो जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा न रहूं, साधु में भूखा जाए। साधु माने कोई भी आगंतुक कोई भी अपने घर में आ जाए उसको भी हम खिलाकर भेजे, ऐसा हमारे मन में हमेशा पर्याप्त है, ये भाव रहे, इसको कहा समृद्धि के भाव। तो ये तो कबीर दास के बारे में कबीर का दुआ है, पर वो इसका उदाहरण देकर समझाते थे। अच्छा, तो बाबा जी इसका उदाहरण देकर समझाते। हाँ, और भैया जी आपने जैसे शुरुआत में बात रखी थी कि आपके कुछ प्रश्न थे और उसको आप ढूंढने के लिए सत्य की खोज और जीने का, है ना, कि ये दुखी क्यों है मन के लिए आप जगह जगह गए। तो मध्यस्थ दर्शन को आप अन्य दर्शनों के साथ में कैसे देखते हैं? देखो अन्य जो भी दर्शन है उसके केंद्र में ईश्वर है। सब जगह मैंने देखा जो भी करता है ईश्वर है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। ईश्वर की पूजा करो, ईश्वर का नाम लो, उसका भजन कीर्तन करते रहो, उसका स्मरण करते रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो मैं मन में सोचता था मेरे से तो ये सब होता नहीं है, तो मेरा क्या कल्याण कभी नहीं होगा जिंदगी में। मेरे मन में बात उठती थी। अरे बाबा जी के साथ में
बहुत ज्यादा बाबा जी नए नए जब होते थे तब तो नहीं चर्चा करते थे, बाद में भी खुलकर चर्चा करने लग गए, बाद में भी पकड़ में आया। एक बार की बात है, हाँ ठीक है, एक बार की बात है कि बाबा जी व्यापक और जीवन उसके बारे में बोल रहे थे। और बाद में जब बोलने के बाद उन्होंने हमसे पूछा क्या समझ में आएगा, तब एक बात मैंने बोली थी, मुझे अच्छी तरह याद है। बाबा जी ये जीवन आपके जैसा आपने कहा था, मुझे ऐसा लगता है ये जीवन और ये व्यापक उसमें कुछ समानता है। अभी बहुत ज्यादा याद नहीं आ रहा है जी, तो बहुत ज्यादा समानता है और स्वभाव एक है, स्वरूप भले वो विशाल है और इसका स्वरूप व्यक्तिगत है तो ये भी है असीम और अखंड, जो कुछ भी है न आदि है न अंत है, ये इसका भी है, व्यापक का भी है। और व्यापक भी ऊर्जावान है और ये भी जो भी ऊर्जा हमारे में है वो भी उसी से है, जीवन से ही है। जीवन यदि नहीं है तो डेड बॉडी है, खाली पदार्थ अवस्था में आ जाते हैं जी। तो वहां से ये बात पकड़ में आई कि शरीर तो कुछ नहीं है, जो भी है सब जीवन है जी। और उसके लिए हम कुछ नहीं करते। सुबह से लेकर रात तक हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं सब शरीर के लिए। अच्छा, ये तो बात है ही, जीवन के लिए क्या किया जाए इसकी भी समझ नहीं थी। जीवन विद्या मिलने के बाद समझ में आया कि जीवन को समझना, अस्तित्व को समझना, मानवतापूर्ण आचरण को समझना, ये भी ज्ञान का असली ज्ञान तो ये है जी जी। तो इस प्रकार देखा जितनी बार हम गए हैं वो उतनी बार कहीं ना कहीं फोकस करते हाँ, हैं हमेशा। जितनी बार गए हैं उतनी बार कुछ न कुछ ऐसा पकड़ने आते रहता था। एक बात बताइए, आप तो बाबा जी के पास है ना 2001 से जैसे छोटी सम्मेलन में आप मिले हाँ। और उसके बाद जाते रहे इतने लोगों के घर में, तो क्या आपने ओवर द पीरियड इस दौरान कुछ बाबा जी की शैली में, वस्तु या अभिव्यक्ति में कोई चेंज देखा है? बाबा जी के भाव में तो कभी कोई परिवर्तन नहीं देखा। जहाँ तक समझाने वाली बात है, हमने अपने आप में परिवर्तन देखा कि पहले बाबा जी समझ में नहीं आते थे और बाद में समझ में आने लगे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो आप जैसे बाबा जी तो सबको अध्ययन के लिए और प्रेरित करते थे और इसमें योगदान दीजिए, साथ सब लोग भी समझे, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक जाना है। तो आप अपने योगदान को इस प्रचार प्रसार मध्य दर्शन के और जीवन विद्या के प्रचार प्रसार में कैसा देखते हैं? इसमें मैं इतना जरूर कहूँगा कि बाबा जी की अपेक्षा में मैं उतना खरा नहीं उतरा। बाबा जी की अपेक्षा थी कि मैं अध्ययन शिविर लूँ, वहाँ तक अपनी योग्यता को बढ़ाऊँ, वहाँ तक नहीं बढ़ा पाया, परंतु शिविर लेने तक अपनी योग्यता को मैंने सिद्ध किया है। और मैं गुजरात में सड़ोत्रा विद्यापीठ, गांधी विद्यापीठ है, वहाँ पर मैं 2 बार शिविर लेने गया, क्योंकि उस समय गुजराती में शिविर लेने वाला कोई नहीं था। मैंने भी कभी गुजराती में शिविर नहीं लिया था, परंतु जब ये ऑफर आई तो मैंने अपने आप को तैयार किया और गुजराती में शिविर वहाँ लिया और सक्सेसफुल भी हुआ। बिल्कुल, क्योंकि आपके बाद में मैं भी वहाँ 1-2 बार आप भी गए हो। आपका नाम बहुत प्रेम से सब लोग याद करते थे। तब मैं आपको उतना नहीं पहचानता था, तो मुझसे पूछते थे भाई दिनेश भाई राठौर आए थे, आप उनसे मिले हैं? तो मेरा, क्योंकि मैं उस समय अहमदाबाद में गुजरात में था, तो पर आपका नाम मैंने सुन लिया। ठीक बात है। वैसे वडोदरा में भी मेरा
मैंने समाज में मेरा लेक्चर हुआ जीवन विद्या के ऊपर में, अहमदाबाद में 2 बार वो 2 जगह में गया बोलने के लिए, तो सभी लोग प्रभावित होते थे। पर शहरों में उतना ज्यादा समय किसी के पास नहीं है कि 1 हफ्ते तक शिविर किया जाए, वहाँ पर अरेंज किया जाए। उस समय की बात मैं बोल रहा हूँ। अब आजकल तो अहमदाबाद में ये सब गुजरात में सब शहरों में शिविर होने लगे हैं, बड़े बड़े शहरों में। तो अब तो बहुत गुजराती में भी शिविर लेने वाले बहुत तैयार हो गए हैं। और उस समय की बात थी जब मैं अकेला पहला गुजराती में शिविर लिया वहाँ पर। चलिए, बहुत ही ये भी अच्छा अनुभव रहा। नहीं, बिल्कुल। तो भैया जी, बहुत बढ़िया आपकी यात्रा बाबा जी के साथ रही है और आपने अपने में बहुत सारी उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। तो क्या ओवरऑल एक तो मध्यस्थ दर्शन के संदेश को या बाबा जी के संदेश को आप कैसे देखते हैं कि जीवन विद्या का क्या मुख्य संदेश है, और आप और कुछ अपनी तरफ से साझा करना चाहेंगे, जो भी आपके विचार हैं इन दोनों बातों को, और आप एक साथ बता सकते हैं? देखो, वैसे जीवन विद्या मिलने के बाद जीने में तो आमूल क्या बोलते हैं, परिवर्तन, आमूल परिवर्तन को मैंने अपने आप में महसूस किया है। पहले हम खाओ पियो ऐश करो, इसी को जीना मानते थे जी। सुविधा ज्यादा से ज्यादा हो वही जीना था। धन ही सब कुछ है, धन से ही सुखी हुआ जा सकता है, यही मान्यता में था। ये सब मान्यता ध्वस्त हो गई और हर बात में सार्थकता देखते हैं। कहाँ सार्थकता है, कहाँ मेरी जागृति सुनिश्चित है, उसमें अपने आप को लगाया जाए। ये अलग बात है, समाज में रहते हैं तो कुछ सामाजिक एक्टिविटी में भले सार्थकता न हो तो भी अपने आप को लगाना पड़ता है, जाना पड़ता है, सबको दिखाना पड़ता है। कोई धार्मिक कार्यक्रम है वहाँ पर भी जाना पड़ता है, न चाहते हुए भी, आस्था न होते हुए भी जाना पड़ता है। एक सामाजिकता है, एक शिष्टाचार है। और बाबा जी भी तो बोलते हैं कि किसी की मान्यताओं को ठेस न पहुँचे। हम अपने व्यवहार से कोई ये न माने कि ये तो भगवान को मानते ही नहीं है, ये तो नास्तिक है, इस प्रकार भी कोई हमारे बारे में सोचे, वो भी ठीक नहीं होता। इसलिए ये सब भले करते हुए, समाज में रहते हुए करते हैं, परंतु विचारों में तो पूरा आमूलचूल परिवर्तन आ गया है। पहले सुविधा को एक अंबार ऐसी कल्पना करते थे, अब ऐसी कल्पना नहीं आती है। अब श्रम को भी हमने स्वीकार कर दिया। श्रम करके ही समृद्धि हो सकती है, सुखी हो सकते हैं, ये अब रग रग में घुस गया है। इसलिए श्रम कैसे बचाना, अब वो मनोवृत्ति नहीं रही। ये बात तो तय है, कहीं भी जाना, मेहनत करना पड़ेगा, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज भी मैं सोचता हूँ, अभी थोड़ा बहुत हाथ पैर उतने ज्यादा नहीं काम दे रहे, वो एक अलग बात है। और आज मन में उत्साह है कि अभी भी मैं अपने आप को अध्ययन शिविर के लायक तैयार करूं। यदि मैं तो बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ आपसे, आप थोड़ा सा जिम्मेदारी ले लीजिए, मेरे को तैयार कर दो। आप तैयार हैं, आप आ जाइए। आप इस बार अध्ययन बिंदु शिविर लेते हैं साथ में, दिसंबर में पर नहीं तो मेरे को थोड़ा सा कोई भी एक सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को मुझे लेना है, मुझे पहले तैयार करवा लो। ठीक है, उसके बाद मैं शिविर लूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को एक अंदर में एक चुभता है कि बाबा जी की अपेक्षा मैं नहीं पूरी कर पाया, तो मैं कम से कम जो भी थोड़ा बहुत जैसा भी ले सकूं। इस बार का जो अध्ययन बिंदु शिविर होगा उसमें आप नहीं, उस समय नहीं, उसके पहले मुझे तैयार। हाँ, मैं आपको बता दूंगा। हाँ, नहीं बताना नहीं, अच्छा, तैयार करना है। ठीक है, मैं सोचता हूँ आप तैयार हैं, मेरा ऐसा सोच। अध्ययन शिविर में आप ही ने भेजा मुझे, और जब आपने बिल्कुल भेजा, बिठा दिया, तो मैंने कहा करना है, और पूरी ईमानदारी से मैंने किया। तो इस प्रकार भी यदि आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लोगे, थोड़ा सा साथ चाहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी, साथ बोल सकते हो, तो वो आपका साथ मिल जाएगा।
तो मेरी इच्छा है अध्ययन के लिए। बिल्कुल आपकी इच्छा है, और बाबा जी की commitment है। अपेक्षा थी, हाँ। तो वो भी मेरे मन में एक है बात। तो मुझे खुशी होगी अगर हाँ। बाबा जी की अपेक्षा आपको ने हाँ, उसको पूरी पूरी करें। होने में मेरा कुछ सहयोग हो जाएगा तो मेरा भी खुशी होगी। नहीं, मैं तो आभार मानूंगा। बहुत ही बढ़िया। कितने वर्ष की उम्र है अभी आपकी? अभी 81 पूरे हो गए हैं, 82 चल रहा है और 82 भी पूरा हो रहा है 3-4 महीने में। 4 महीने पहले भी पूछा था 82। बहुत बढ़िया। तो दिनेश भैया एक और कोई बात बिल्कुल मेरे मन में एक बात है तो बार बार आती है मेरे मन में। मेरे कई जन्म कम हो गए, ये एक सी जीवन विद्या दर्शन जो मुझे मिला, जो भी थोड़ा बहुत समझ में आया, उसमें 1-2% जो भी जीने में आया, उतने में ही ऐसा लगता है कि कई जन्म मेरे कट गए, कम हो गया। वरना इस सुविधा से सुख नहीं गई, सूत्र को पकड़ने में 10 जन्म लग जाते हैं। 10 जन्म तक खाली खाओ पियो ऐश करो, उसी में निकल जाते हैं। और श्रम से समृद्धि वहां तक पहुंचना तो पता नहीं और कितने जन्म लगते हैं। और अखंड समाज और सार्वभौमिक व्यवस्था वहां तक पहुंचना तो पहुंच ही नहीं पाते, पता नहीं सैकड़ों जन्म लग जाते हैं। तो ये सब बातें बार बार ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने जो भी समय बहुत बर्बाद हुआ, मेरी बीमारी में समय देखो 58 साल की उम्र में जीवन विद्या के संपर्क में आया और 10 साल तो समझो कि पकड़ में आने में लग जाता है थोड़ा बहुत कैसे, तो 68 हो गया। और बीच में मेरी बीमारी बहुत जोरदार थी, अस्थमा था मुझे और बहुत बुरी तरह में अस्थमा में जकड़ा हुआ था। 7 बार अस्पताल में भर्ती हुआ, 2 बार मरते मरते बचा। इस अवस्था में होते हुए भी मैंने अपने आप को इसमें लगाया और जीवन विद्या जो भी थोड़ा बहुत पकड़ में आए वो मेरी उपलब्धि। बहुत इसलिए आज मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैंने अपना ये जन्म पूरा गंवाया नहीं है, कुछ पाया ही है। इसलिए मैं जैसा भी जिया हूँ मेरे को संतुष्ट है। अभी शरीर आता है, इससे और ज्यादा सार्थक जीऊंगा ऐसा कल्प में कामना तो करता ही हूँ मैं, और ऐसा होगा भी। हमारे लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो अगला जन्म की तो अलग बात है, ये भी आपने बहुत सार्थक जिस आयु से आप लगे और जो प्रेरणा स्रोत है कि भाई शरीर मायने नहीं रखता है, जीवन की कोई उम्र नहीं होती है ना समझने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा, हम लोग आए आपसे मिले, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी, है ना। तो धन्यवाद। ठीक है, अब धन्यवाद की क्या बात है। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और एक बात मैं चूक रहा था जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे अपने जीवन में सबसे बड़ा सम्मान जिसको मैं मानता हूँ वो अमरकंटक में अधिवेशन चल रहा था, सम्मेलन में। उसमें मेरा सम्मान हुआ। जी कि मैं बहुत पुराना हूँ, जुड़ा हुआ हूँ और मेरे योगदान को बताते हुए मेरा सम्मान हुआ। जी। और इसमें इनका भी सहयोग बहुत रहा है, उसमें दो मत नहीं, परंतु मेरे लिए जीवन में सबसे बड़ा सम्मान वो है। बाकी सब ये MA LLB की डिग्री है और होटल में सक्सेसफुल होना ये उतनी बड़ी बात नहीं है। जीवन विद्या में सम्मान मेरे को मिला। आज आप लोग भी मेरे इंटरव्यू लेने आए हैं जीवन विद्या के कारण, वरना जीवन में कुछ नहीं था। तो मैं भी आप लोगों का तहे दिल से आभार मानता हूँ। आपने मुझे इस योग्य समझा कि मेरी बात को लोगों तक पहुँचाई जाए। धन्यवाद। आपका इतने सालों का अनुभव है जिंदगी का तो आज की पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर निचोड़ बताना चाहें तो आज की पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या करना चाहिए उनको? आज की पीढ़ी खाओ पियो ऐश करो, इससे ऊपर उठ ही नहीं पा रही है और बहुत बड़ी विडंबना है। आज की पीढ़ी दुख होता है, पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है नशे में, ऐश करने में,
सब इसी में पूरे व्यस्त हैं। और जितना भौतिकता, आधुनिकता, इसी में सब लगे हुए हैं। मेरा मोबाइल इतने का, मेरी कार इंपोर्टेड, मेरे कपड़े ब्रांडेड, सब इसी में लगे हुए हैं। तो ये आज की तारीख में जीवन विद्या का शिविर गांव गांव पहुंचे, हर शहर में पहुंचे, हर एजुकेशन में जाए, हर क्लास में उसका एक एक स्तर हो, और हर जो भी स्टूडेंट है, युवा है, उसके पास ये बात पहुंचे, ये बात पहुंचे कि जीवन बड़ी बात है, सुखी दुखी जीवन होता है। तो जीवन को समझा जाए। बिना समझे हमें लाइट नहीं जला सकते। आज की तारीख में भी हमको यदि मालूम नहीं है कि स्विच दबाने से लाइट चालू होती है, तो अंधेरे में बैठे रहेंगे। पंखा रहेगा, स्विच दबाने से पंखा चालू होता है, ये हमको नहीं मालूम है, तो स्विच भी नहीं दबाएंगे, घर में बैठे रहेंगे। कि जीवन को हमने कुछ समझा ही नहीं है और हम जी रहे हैं, तो क्या होगा? खुद भी घायल होंगे, दूसरों को घायल करेंगे। तो जीवन को समझना पूरे एजुकेशन से या पूरा धन कमाने से सबसे महत्वपूर्ण है जीवन को समझना। यही संदेश में देना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत